चलिए, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ कोलेटरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी सिक्योरिटी को हम अगर किसी एडवांस के अगेंस्ट में रखते हैं तो उसमें कौन सा चार्ज या कौन सा वो लीगल टर्म है जिसके लिए हम अगर रखने के बाद कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट हमारी बात को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जब हमने ये सब पढ़ लिया कि क्या टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं और थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया ये भी लग गया था कि किन चीज़ों में क्या क्या चार्ज लगता है, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, इसमें हर कोलेट्रल के टाइप की बात हो रही है। कितने टाइप के कोलेट्रल होते हैं और उनके क्या क्या अच्छी और बुरी बातें होती हैं। बैंकर्स को उसमें से कौन सी चीज़ें अपने एज ए सिक्योरिटी लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें एज ए सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो जेआईबी के यूनिट 8 है रिटेल में, और आपके जो जेआईबी का थर्ड पेपर है उसमें सब में ये इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब जैसा कि चैप्टर में अपने आप बुक में देख लीजिए, बुक में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग पहला वाला वो दिया हुआ है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है गुड्स को। फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है कि जो भी सामान है उसके आप मालिक होते हैं, उसका कौन सा कागज होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट एडवांस की बात करी है, एडवांसेस अगेंस्ट शेयर की बात करी गई है। लोन अगेंस्ट बुक डेट, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बुक डेट में असाइनमेंट और हाइपोथिकेशन होता है। कोई एफडीआर्स हैं उसके अगेंस्ट में है, कोई गोल्ड ऑर्नामेंट है उसके अगेंस्ट में है, सप्लाई बिल्स के अगेंस्ट में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को लेके चलेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको दोबारा ये इस चैप्टर को अपने बुक से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। उस टॉपिक के खास इंट्रोडक्शन में जितनी बातें मैंने अभी आपको बोली वही चीज़ इसमें इंट्रोडक्शन में, बस एक थोड़ा सा कैटेगराइजेशन इसमें कर दिया गया है। क्या कैटेगराइजेशन किया गया कि आपकी सिक्योरिटीज को डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला बोला हुआ इमूवेबल सिक्योरिटी, दूसरा बोला मूवेबल सिक्योरिटीज या डेट्स। ठीक है, कौन कौन सी, या तो इमूवेबल सिक्योरिटी होगी या मूवेबल सिक्योरिटी होगी, या आपके कुछ ऐसे कर्ज हैं जो आपको मिलने हैं, यानी आपने किसी लोगों को उधार दे रखे हैं। ठीक है, वो भी एक सिक्योरिटी होती है, फ्यूचर में वो भी आपको एज ए मनी मिल सकता है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज। अब देखो, लैंड एंड बिल्डिंग के साथ बोला मशीनरीज एम्बेडेड इन अर्थ, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी मशीनरी होती है जो जमीन में इंटैक्ट होती हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह से लैंड एंड बिल्डिंग की तरह ही ट्रीट करी जाती हैं। कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इमूवेबल, तो वही बोला मैंने कि क्योंकि वो इमूवेबल क्यों है, क्योंकि लैंड की तरह ट्रीट की जाती है। जबकि गुड्स, व्हीकल, फर्नीचर, मशीनरीज और गोल्ड ऑर्नामेंट कौन सी होती है, मूवेबल में। तो दो ब्रॉड कैटेगरी हो गई। अकाउंट रिसीवेबल्स, जिसको हम बात कर रहे थे डेट की, यानी तीन टाइप हो गए, फिर बता रहे हैं, एक टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। पहले टाइप में आपके पास लैंड बिल्डिंग, और लैंड बिल्डिंग के साथ जो अटैच्ड चीजें होती हैं, जैसे कोई बिल्डिंग के साथ कोई मतलब पोल है, कोई पोल है वो 5 फीट नीचे गड़ा हुआ है और 6 फीट ऊपर है या कुछ भी, तो वो आपका लैंड एंड बिल्डिंग की तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट होता है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स जो होती हैं, बुक डेट्स होती हैं, वो एक इंटेंजिबल सिक्योरिटी की तरह होती है। अब अगर हम बात करें टेंजिबल और इंटेंजिबल की, तो दो तरह की सिक्योरिटी होती हैं, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। एक होती है इंटेंजिबल। तो टेंजिबल से मतलब है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो महसूस वो कर सकते हैं, तो वो टेंजिबल है। और जिसको आप देख छू नहीं सकता, मतलब उसको टच नहीं कर सकते, एक तरह से बस महसूस ही कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल टाइप की। तो बुक डेट क्या है, किताबों में लिखा हुआ है, तो वो आपका इंटेंजिबल सिक्योरिटीज में आता है।
whatever may be the nature of security, the banker while taking them has to ensure that। अब क्या इंपॉर्टेंट बातें, वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सिक्योरिटी लेते समय, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एनी सिक्योरिटी, व्हाट आर द पॉइंट्स आर वैलिड और नॉट वैलिड, या व्हाट आर द रेलिवेंट। ठीक है, तो इसमें बोला दे आर सेलेबल, यानी जो भी सिक्योरिटी ले उसको बेचने की, मतलब बिक सकें वो। ठीक है, कब? जब भी आपका डिफॉल्ट करता है बोरोवर, उस कंडीशन में वो सेल करी जा सके। सेकंड चीज क्या है कि वो भी जो है द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज एसर्टेनेबल एट एनी टाइम फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस टू फिक्स द ड्रॉइंग लिमिट, यानी जो भी आप सिक्योरिटी लें उसकी लोन देने से पहले ये पता होना चाहिए कि लगभग इतने की है। द वैल्यू इज नॉट सब्जेक्ट टू हैवी फ्लक्चुएशन, बहुत सारे जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर्स में फ्लक्चुएशंस होता है काफ़ी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को भी आपको इंश्योर करना है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और उस कंडीशन में आपको बहुत हायर मार्जिन रखना है। जैसे सपोज कीजिए कोई 10 लाख के शेयर लेके आता है आपके पास, तो आप उसमें से 9 लाख का लोन ना देके कितने का देते हैं? 5 लाख का, 50% मार्जिन रखते हैं। आपको उम्मीद होती है कि कभी भी इसके प्राइसेस जो है डाउन हो सकते हैं। ठीक है, दे आर इजिली ट्रांसफरेबल विदाउट एज फार एज पॉसिबल गोइंग थ्रू द लीगल फॉर्मेलिटी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहला क्या है? सेलेबल होना। दूसरा क्या है? उसकी वैल्यू को फिक्स होना। तीसरा, उसके वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना। और फोर्थ है वो इजिली ट्रांसफरेबल भी होना। ठीक है, अब जो इसका क्लासिफिकेशन है वो एज पर्सनल एंड टेंजिबल एज वेल एज प्राइमरी एंड कोलेट्रल। तो अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एक एंगल तो टेंजिबल इंटेंजिबल का है, दूसरा एंगल प्राइमरी और कोलेट्रल का है। प्राइमरी और कोलेट्रल, तो प्राइमरी और कोलेट्रल मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कई बच्चों का डाउट रहता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है और कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है। तो इसको अभी हम समझते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेट्रल सिक्योरिटी को। चलिए, तो प्राइमरी और कोलेट्रल को समझ लीजिए। तो जैसे हमने बोला, एक तो हमने क्राइटेरिया लिया मूवेबल और इमूवेबल का। दूसरा क्राइटेरिया लिया टेंजिबल और इंटेंजिबल का। तीसरा क्राइटेरिया हम ले रहे हैं प्राइमरी और कोलेट्रल। तो प्राइमरी और कोलेट्रल समझिए। प्राइमरी का मतलब होता है कि जिस चीज के लिए, जिस पर्पज के लिए आपने लोन दिया हुआ है और उस पर्पज से जो भी चीज एसेट क्रिएट हुए हैं उसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप किसी को सीसी लिमिट दे रहे हैं और सीसी लिमिट में वो कह रहा है मेरे पास 80 लाख की कोई एफडी है, आप उस पर लियन लगा रहे हैं, तो वो प्राइमरी नहीं है, क्योंकि एफडी तो उसके अदर सोर्सेज से जनरेट हुई थी। लेकिन आपसे उसने 2 लाख का लोन लिया और जनरल स्टोर खोला, तो जनरल स्टोर में जितना भी गुड्स उसने रखा उसको आप हाइपोथिकेट करते हैं, और हाइपोथिकेशन उस समय जो होगा वो सिक्योरिटी को हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलेंगे। जब आप कोई मशीनरी यानी ट्रैक्टर लिया, किसी ने कार लिया, तो वो सारी प्राइमरी सिक्योरिटी में आती हैं। हाउस लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी में आती हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका मान लिया कोई बड़ा लोन है, उसके अगेंस्ट में कोई वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा है, उस कंडीशन में वो कोलेट्रल सिक्योरिटी में आता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गई। तो प्राइमरी और कोलेट्रल, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्राइमरी और कोलेट्रल मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल सिक्योरिटी मीन्स पर्सनल लायबिलिटी। द बैंकर हैज ए राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द बोरोवर और गारंटी। बोरोवर के अगेंस्ट में वो कर सकता है और एज ए गारंटी। टेंजिबल सिक्योरिटी इज समथिंग दैट कैन बी रियलाइज्ड बाय सेल और ट्रांसफर, जैसे कि लैंड गुड्स स्टॉक होते हैं।
और प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी इज वन दैट इज रिगार्डेड एज द मेन कवर फॉर एन एडवांस, जनरली एसेट अगेंस्ट विच एडवांस इज मेड। देखो ये बात बहुत क्लियर लिखी हुई है, जनरली एसेट अगेंस्ट विच एडवांस इज मेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक फॉर कैश क्रेडिट, मशीनरी फॉर टर्म लोन। कोलेटरल सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी अदर देन द प्राइमरी सिक्योरिटी लॉस्ट बाय द बोरोवर बाय द थर्ड पार्टी। अब देखो कोलेटरल में क्या है, कोई एडिशनल सिक्योरिटी की बात आ गई है अदर देन प्राइमरी। अदर देन प्राइमरी के अलावा जितनी भी सिक्योरिटी होंगी उनको आप कोलेटरल सिक्योरिटी में कैटेगराइज करेंगे। ठीक हो गया, चलो आगे देखिए। अब लैंड एंड बिल्डिंग, पहली सिक्योरिटी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, पहली सिक्योरिटी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, और उस सिक्योरिटी में आपको क्या है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटीज़ में आती है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसमें आप चूक कर सकते हैं, जिसमें आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। लीगल एस्पेक्ट के लिए, मार्केटेबल एस्पेक्ट के लिए, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जिसमें आपसे गलती हुई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बोलता है कि स्टार्टिंग टाइम में लैंड एंड बिल्डिंग में रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था, उसके बाद डीआरटी आ गया और उसके बाद सरफेसी एक्ट आ गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसका कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग का आपको सेल वगैरह करना है तो, और ये क्या है, सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर का होता है। जैसे एफडी होती है, एफडी की मैच्योरिटी डेट आती है तो आप वो लिक्विडेट हो जाती है, लेकिन जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो सिक्योरिटी में ये नहीं होता। ठीक है, अच्छा डीआरटी में वो बोलते हैं 10 लाख एंड अबव बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि डीआरटी की पावर कितनी है। आपका आंसर ये चाहिए हमें कि डीआरटी की अभी पावर कितनी है। डीआरटी की पावर कितनी है आपको आंसर देना है। तो आंसर आ रहा है 20 लाख एंड अबव, आंसर आ रहा है 20 लाख एंड अबव। ठीक है, तो एक छोटा सा ये हम ये खोल रहे हैं, इसको आप देखिएगा, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करेंगे। देखिए ये न्यूज़ है हमारी, ये न्यूज़ है हमारी सितंबर 6, 2018 की, सितंबर 6, 2018 की ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ में ये बोला हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक क्या किया है, लिमिट टू 20 लाख फॉर फाइलिंग लोन रिकवरी एप्लीकेशन है डीआरटी। ठीक है, और उस समय की बात है 39 डीआरटी थी। ये कम ज़्यादा हो सकती है, ये कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि डीआरटी और जो जो स्टेट में बड़ा काम होता था वहाँ में डीआरटी स्टैब्लिश होती जाती है। तो इसने बोला अब वो 10 लाख का जो अमाउंट था उसको 20 लाख पे कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कई बार एक हमारा डिस्प्यूट चलता है कि नहीं कहीं 10 लाख है कहीं 20 लाख है। तो इसके बारे में आपको बता दूं मैं कि जब ये लिमिट रेज हुई थी तो उसी समय कुछ एडवोकेट्स ने शायद राजस्थान या जयपुर हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन डाली थी कि भाई ये जो है ये लिमिट बढ़ाना गलत है। क्यों? क्योंकि लिमिट बढ़ाने से जो उनके सिविल कोर्ट के जो केसेस थे, जो छोटे छोटे केस थे, 10 लाख से छोटे केस थे, वो उनके पास आते थे। अब वो क्या कर दिया उन्होंने, उसको 20 लाख कर दिया। तो डीआरटी में जब ये केस 20 लाख से ऊपर वाले जो केस हैं वो डीआरटी में जाएंगे, तो छोटे केसेस में इस तरह का एक ज़्यादा वो बर्डन टाइप का हो गया, तो उसमें कुछ स्टे मिल गया था। तो गवर्नमेंट ने तो 20 लाख किया हुआ है, लेकिन क्या है वहाँ जयपुर हाई कोर्ट ने इसमें स्टे ले लिया, तो 10 लाख के ही अभी लिए जाते हैं। ऐसा कोई अगर एडवोकेट बैकग्राउंड से हो या जो बैंकिंग में अभी आप में से कोई लोन्स में काम करते हैं तो वही बिल्कुल ठीक इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और इसका जो रिटन एस्पेक्ट है और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दोनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सितंबर 18 में इसकी लिमिट बढ़ा दी गई थी, कहाँ पे 10 से 20 कर दी गई थी। और डबलिंग द लिमिट फॉर फाइलिंग डीआरटी केस विल एक्सपेडाइट बैड लोन।
अब उसमें क्या होगा कि वो डीआरटी में केसेस सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उससे छोटे केस कहाँ जाएंगे, अब वो उसी में जाएंगे, नॉर्मल सिविल उसमें जाएंगे। तो कुछ ऐसा मामला चला था। चलिए, तो उसके आगे देखते हैं हम। और देखिए, इस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है उसमें एक ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनिंग द टाइटल टू द प्रॉपर्टी। एग्जामिनिंग द टाइटल टू द प्रॉपर्टी यानी उसका मालिकाना चीज चेक करना एक बहुत ही टफ काम होता है। तो इस बात में आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोलते हैं, देखो, बैंक का जो लॉयर होता है, टू एसरटेन दैट द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी स्टैंड हैज ए गुड वैलिड सब्सिस्टिंग एंड मार्केटेबल। ये देखो, इतने पॉइंट्स हैं कि प्रॉपर्टी में क्या है, गुड वैलिड सब्सिस्टिंग और मार्केटेबल टाइटल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में जिसको आप लोन दे रहे हैं, या जो गारंटर वो प्रॉपर्टी को आपके वहां उसमें रख रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम, और प्रॉपर्टी हर इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब चार्जेस से फ्री होनी चाहिए। नॉट सब्जेक्ट टू एनी लिटिगेशन और अटैचमेंट फ्रॉम कोर्ट, यानी उसमें कोई किसी तरह का कोर्ट का स्टे वगैरह या कोई अटैचमेंट ऑर्डर या कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टू बी कॉल्ड फ्रॉम द मॉर्गेजर। मॉर्गेजर वो होता है जिसका डॉक्यूमेंट होता है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी होती है, वो अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है। तो उससे क्या क्या कागज लेने हैं आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलता है, जो भी टाइटल को प्रूफ करते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट, और टाइटल को प्रूफ करने के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, सेल डीड होती है, गिफ्ट डीड होती है, विल होती है और पार्टीशन डीड होती है। ये सारी चीजें, सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल और पार्टीशन डीड। ठीक है, पेरेंट डॉक्यूमेंट से मतलब क्या है कि ये उससे पहले फ्लो ऑफ टाइटल बोलते हैं। आपको पता होगा कि 30 ईयर तक, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 30 साल तक के पुराने फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट की, भैया आपने एक जमीन 5 साल पहले किसी से ली, उससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, यानी 30 ईयर की चेन होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं चेन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लिया आपने 5 साल पहले किसी से ली, जिससे आपने ली उसने 50 साल पहले ली थी, तो केवल 2 डॉक्यूमेंट से आपकी टाइटल क्लियर होगी। या आज आप किसी से लेने जा रहे हैं जिसने आज से 30 साल पहले किसी से ली थी, ठीक है, तो वो भी आपका टाइटल चेंज का काम करता है। कुछ बैंक इसमें लिबरल हो गए हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं वो कम समय में, मतलब 15 साल की भी टाइटल लेके लोन कर देते हैं। वो किसी तरह का एक रिस्क बियर करते हैं, और उस रिस्क से वो लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इससे जान जाएं कि भाई ये एक टाइटल जो है ओके है। ठीक है, तो कुछ फिजिकल उनके वहां रहता है, उससे भी वो लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो पहला पॉइंट आया कि 30 साल की टाइटल चेंज क्यों लेते हैं, तो ये बता दिया इसने कि 30 साल में, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, 30 साल में क्यों लेते हैं, फोरक्लोजर, यानी सारा चीज क्लियर होना। ठीक है, और सेल का सूट करने के लिए 12 साल। अब आगे बात है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। अब इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, एडवोकेट देता है कि भाई इस प्रॉपर्टी पे कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं है, और पिछले 30 साल में ऐसा कुछ हुआ था तो लोन बंद हो गया था अगर हुआ था। ठीक है, और अगर कोई इनकम्बरेंस होगा तो वो क्या करता है, इफ एनी इनकम्बरेंस सब्सिस्ट ऑन द प्रॉपर्टी, वो चेक करता है। ठीक है, और इसमें एक बात बोली कि जो भी कुछ है वो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हमेशा जो बैंक का जो लॉयर है उससे ही वो करना चाहिए, नहीं तो कोई मैनिपुलेट कर सकता है। टैक्स रिसीट्स फॉर द प्रॉपर्टी टू एविडेंस। अब टैक्स रिसीट से क्या होता है, टैक्स जिसके नाम कटता है, तो नगर निगम वाले जो होते हैं वो टैक्स अगर किसी नाम काट रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफर्ड इन स्टैंडिंग नेम ऑफ माइनर, अगर माइनर के नाम है तो उसमें कंपिटेंट कोर्ट से आपको प्रॉपर्टी की परमिशन लेनी है। यानी किसी छोटे के नाम कोई विल कर गया, अभी 10 साल का है, 10 साल के बंदे को अगर उसने विल कर रखी है तो उस प्रॉपर्टी पर क्या होगा, कोर्ट से परमिशन लेके ही आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, सर्च रिपोर्ट होती है। अब किस केस में, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसकी जो सर्च रिपोर्ट है वो क्या है, इन ऑर्डर टू असर्टेन एनी चार्ज इन सब्सिस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी।
तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी वाले मामले में सर्च रिपोर्ट निकाल के प्रॉपरली आपको चेक करना है कि ये भैया जो प्रॉपर्टी है किसकी है। नॉर्मली बैंक्स टेक एन ओपिनियन फ्रॉम देयर पैनल एडवोकेट, ठीक है, और वो क्या कहता है कि क्लियर, गुड और मार्केटेबल, क्लियर, गुड और मार्केटेबल उसका स्टेटस है, तो ही वो उसको मॉर्गेज की तरह लेता है। एडवोकेट शुड सी दैट द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड आर जेन्युइन एंड नॉट फेक। कभी भी डुप्लीकेट भी क्रिएट हो जाते हैं, हालांकि जब से ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तब से कुछ चीज़ें चेक करना आसान हो गया है, डुप्लीकेट बनाना उतना आसान नहीं रह गया है, ठीक है। तो ये तो बात आई कि जो कौन कौन से डॉक्यूमेंटों को हमें लेना चाहिए अगर हम किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका आता है कि प्रॉपर्टी कितने की है उसकी वैल्यूएशन करना। तो इसकी वैल्यूएशन करने के कुछ फैक्टर हैं। आमतौर पर जो अप्रूव्ड डिजाइनर या जो इंजीनियर होते हैं, वैल्यूअर होते हैं, उनको ही आप वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन फिक्सिंग द वैल्यूएशन द पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन आर, क्या क्या है। पहला क्या है, द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ टाइटल, फ्री होल्ड और लीज होल्ड। यानी इसमें समझ लीजिए आप कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड क्या होता है। आपको अगर पता हो, जो बहुत पुराने आवास विकास की कॉलोनीज होती थी, वहाँ पर जब किसी के नाम कोई ज़मीन होती थी तो फ्री होल्ड नहीं होती थी, यानी कि वो मतलब 99 ईयर के लिए लीज दे दी सरकार ने। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब जो है जैसे डीडीए एमडीए के जो फ्लैट अब वो होते हैं वहाँ दिल्ली में या गाजियाबाद से, उनके फ्लैट जब इश्यू होते हैं तो पहले से ही उसको फ्री होल्ड कर दे। अगर आप पूरा पेमेंट कर रहे हैं तो पहले से ही फ्री होल्ड उसको कर देते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब फ्री होल्ड और लीज होल्ड, फ्री होल्ड और लीज होल्ड। तो लीज होल्ड में क्या होगा, उसमें किराए में मतलब एक तरह से दे रखी सरकार ने। कई सारी कंपनियां जो खुलती हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया में लीज होल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कितनी पुरानी बिल्डिंग है, उसमें रेंट कितना आ सकता है, टैक्स पेड है या नहीं है, कितना उसका एरिया है, क्या उस साइट में क्या वैल्यू है, और लोकेशन किस तरह की है, और कंस्ट्रक्शन में क्या कीमत आएगी। तो ये वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की बात है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात जैसे मैंने अभी आपको बताई, लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, द टर्म्स ऑफ द लीज परमिट द बोरोवर टू असाइन और ट्रांसफर बाय वे ऑफ मॉर्गेज। देखो, अब देखो, एक तो असाइनमेंट है और एक मॉर्गेज का, तो दोनों चीजें असाइन कब होती है, जब उसका मतलब एक तरह से कंट्रोल किसी और के पास है। आपके पास है लीज होल्ड है, लीज होल्ड में वो बोलता है या तो उसमें मॉर्गेज करने की परमिशन हो या उसमें असाइन करने की परमिशन होनी चाहिए। द लीज होल्ड राइट इन द लैंड, इट मस्ट बी एंश्योर दैट द रिपेमेंट ऑफ द लोन बोरोवर डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लीज। अब मान लिया अगर आपने 99 ईयर की लीज ले रखी है, अगर आपने 99 ईयर की लीज ले रखी है, उस कंडीशन में आपका लोन उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। सपोज कीजिए 2023 में लोन लीज मैच्योर हो रही है और आपने लोन दे दिया उसको कब, 2025 तक, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और लीज होल्ड के मामले में एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो हो वो भी आपको लेना है। द बैंक मस्ट इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी टू इंश्योर एग्जिस्टेंट एंड मस्ट ऑल्सो मेक एन इंक्वायरी थ्रू इंडिपेंडेंट सोर्स। यानी आप जब वहां जाते हैं तो वहां जा करके आप क्या करेंगे, इंक्वायरी भी उसकी करेंगे, ठीक हो गया। चलो अगली चीज आती है गुड्स। अब आता है गुड्स का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप एज ए सिक्योरिटी लेते हैं, और ऐसी कौन से आर्टिकल्स या वस्तुएं हैं जिनको आप लेते हैं। और गुड्स में आपके एग्रीकल्चर गुड्स आते हैं या रॉ मटेरियल आता है, सेमी फिनिश्ड गुड आते हैं या फिनिश्ड गुड्स आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है या तो प्लेज और या हाइपोथिकेशन, दो तरह से आप गुड्सों को ले सकते हैं। प्लेज में आप गुड्स को अपनी कस्टडी में रखते हैं, हाइपोथिकेशन में वो जो गुड्स होती हैं वो गुड्स पार्टी के पास ही होती हैं। क्लियर होगी बात। की कैश क्रेडिट और ओपन कैश क्रेडिट। देखो की कैश क्रेडिट में क्या होता है कि गोदाम की चाबी आपके पास रहती है, और ओपन कैश क्रेडिट में क्या होता है, इसमें की में तो क्या है, बैंक होल्ड की, और इसमें क्या है, बोरोवर
होल्ड की, बोरोवर होल्ड की। क्लियर होगी बात? ठीक। द नेचर ऑफ द चार्ज क्रिएटेड मे आइदर प्लेज, और ये बता दिया हमने, और ये कॉमन बातें इसमें चली। व्हेन द पोजीशन ऑफ द गुड इज नॉट ट्रांसफर्ड एज इन द केस ऑफ द ओपन कैश क्रेडिट, द नेचर ऑफ चार्ज इज हाइपोथिकेशन। ये हमने पहले भी क्लियर कर दिया था इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, जो भी गुड्स के अगेंस्ट होता है उसको हम ट्रेड फाइनेंस बोलते हैं। एक चीज निकल के आई, गुड्स के अगेंस्ट जो भी फाइनेंस होता है उसको ट्रेड फाइनेंस बोलते हैं। और सच एडवांसेज आर शॉर्ट टर्म इन नेचर एंड ग्रांटेड मीटिंग द वर्किंग कैपिटल, यानी कि इसको हम सीसी टाइप का एक एडवांस बोलते हैं। ठीक है, ये गुड्स की बात आ रही है यहाँ पे। वाइल कंसीडरिंग द, यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये इसमें जो है इमूवेबल जो मूवेबल मशीनरी है उनकी बात नहीं हो रही है। गुड्स, द बैंकर शुड सी दैट द गुड्स ऑफर्ड एज सिक्योरिटी आर नॉट पेरिसेबल। कोई भी ऐसा सामान नहीं रखें जो सड़ने गलने वाला हो और जल्दी से उसकी बिक्री हो जाए, वो एक्सपायर ना हुआ हो, ऑब्सोलीट वन एक्सपायर ना हुआ हो, और उसकी जो प्राइस है आराम से आप एसरटेन कर पाएं, और उसके साथ साथ वो हैंडलिंग भी उसकी और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो। पता लगा आपने कोई ऐसी चीज रख दी जिसका ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं है, तो ऐसी गुड्स को आपको एज ए सिक्योरिटी नहीं लेना चाहिए। चलिए, गुड्स के जब भी आप लोन करें तो क्या आपको प्रिकॉशन रखनी है? क्या रखनी है? एक तो जो भी आप गुड्स डील कर रहे हैं वो सफिशिएंट पीरियड के लिए होनी चाहिए। स्पेकुलेशन के लिए या होर्डिंग पर्पज के लिए अगर किसी ने सामान रखा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जमाखोरी, जमाखोरी पर्पज से स्टॉकिस्ट में रखा हुआ है और सिर्फ वैल्यू बढ़ने पर बेचने वाला है, तो उसके लिए हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, जो भी आप गुड्स रखें उसका पूरी कीमत उस बंदे ने जिससे वो सामान लाया उसकी दे चुकी हो, यानी पार्सली पेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उस गुड्स की गुड डिमांड होनी चाहिए मार्केट में। उसकी एज, कितना पुराना गुड्स है उसको हमेशा कंसीडरेशन में रखना है आपने। ओनरशिप गुड्स की किसके पास है बिल्कुल इंश्योर कर लेनी चाहिए, और ओरिजिनल पेड इनवॉइस में भी उसका नाम देख लेना है आपने। जो भी मार्जिन है उसको हमेशा मेंटेन करके रखना। जैसे आपको पता है सीसी लिमिट में जो है जितने की गुड्स होती है उसका 20% मार्जिन करके ही आप उसको एडवांस करते हैं। ठीक है, बोरोवर शुड बी आस्क्ड टू अरेंज गुड्स इन गोडाउन इन सच ए वे द स्टॉक ऑफ डिफरेंट काइंड आर केप्ट सेपरेट, यानी कि अलग अलग तरह का, जैसे मान लिया आपके पास क्या है, मस्टर्ड का ऑयल है वो है, दूसरा क्या है कहीं पेपर्स रखे हुए हैं आपने स्टॉक में, तो वो क्या अलग अलग, पता लगा मिक्स कर दिया तो एक से दूसरी चीज तो नुकसान ना चली जाए। ठीक है, और उसका एक एडिक्वेट इंश्योरेंस होना चाहिए, ये गुड्स को ध्यान में रखने के लिए। ये सब आपके वन क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे आप पूछा जाता है कि आउट ऑफ रीच विच इज नॉट रेलिवेंट करके पूछा था। ठीक है, गुड्स आपने डेली वैल्यू सब कुछ कर ली, स्टोरिंग की बात अगर आती है तो स्टोरिंग में बहुत जरूरी है कि उसका स्टोरिंग का वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक बहुत इजीली हो जाए, अलग अलग डिफरेंट लॉट्स में उसको रखनी चाहिए। और जो हैजार्डस गुड्स होते हैं जिनसे नुकसान होता है, कोई गैस, जहरीली गैस निकलती है, उनको वहां से हटा देना चाहिए। शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम नॉन हैजार्डस गुड्स एंड कीप सेपरेट, दोनों अलग अलग रखनी है। पता लगा एक तरफ आपने कुछ केमिकल रखे हैं और दूसरी तरफ आपने फ्रूट्स रखे हुए हैं, वो केमिकल्स उसमें चले आ रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमने कहा है कि गुड कंस्ट्रक्शन में उसको शेड में रखना है, और उनको जो है वेगरीज ऑफ वेदर और मानसून, यानी कि जैसे सीलन वगैरह आती है उनसे बचा के रखना है। ठीक है, अगला है आपने गुड्स रखी हैं उसका इंस्पेक्शन का क्या है, यानी कि आपने गुड्स तो ले ली सिक्योरिटी में, आपको इंस्पेक्शन करने की पावर है या नहीं है, तो वो भी आपको देखनी है। ऑल द स्टॉक्स चार्ज टू द बैंक अंडर प्लेज और हाइपोथिकेशन, उसका क्या होना है, आपको इंस्पेक्शन करना है, सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन विदाउट द एक्सेप्शंस, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन ना लगी हो कि उसने बोला भैया 10 दिन तक मत आना, 10 दिन तक तो मैं इंस्पेक्शन नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराएगा? अगर आपको करना है तो आपको वहां परमिशन होनी चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक इज रिक्वायर्ड एट रेगुलर इंटरवल, जो स्टॉक है वो रेगुलर इंटरवल पर वेरीफाई होना चाहिए, या वंस इन ए मंथ या अलग अलग है, उसकी बैंक की लिमिट्स अलग अलग हैं,
कई कई मामलों में तो एक साल में एक बार भी इंस्पेक्शन चलता है, ठीक है। एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन द इंस्पेक्शन ऑल्सो डिजायरेबल, क्या है कि सरप्राइज इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम उसे बता रहे हैं भैया सोमवार को आएंगे, 10 दिन बाद पहले बता रहे हैं, आपका सरप्राइज इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। बोरोवर्स व्हीकल शुड नॉट बी नॉर्मली यूज, कई बार क्या होता है, हाँ जी वो बोरोवर खुद आता है, उसी की गाड़ी में जा रहे हैं इंस्पेक्शन करने, ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं। इन केस ऑफ गुड्स आर स्टोर इन बैग्स, तो इंस्पेक्शन ऑफिशियल को क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ बैग को काउंट कर लेने चाहिए, और कुछ उसमें से एक रैंडम बेसिस में उनका वेट करके ये जस्टिफाई करना चाहिए लगभग इतना वेट इसमें है। अ फ्यू बैग्स सेलेक्टेड एट रैंडम मे बी ऑर्डर्ड टू बी ओपन, और जब उसने आपने रख दिए तो कुछ को आप भाई ये खोल दो, उसमें आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। वेरीफाई बोरोवर्स रिकॉर्ड सब करें कि वो कहाँ से चीज़ें खरीदता है, सेल्स का रजिस्टर क्या है, स्टॉक का रजिस्टर क्या है, सेल्स टैक्स रिकॉर्ड और एक्साइज रिकॉर्ड सबसे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया इसमें, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक ऑडिट का। किसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है पॉइंट इंपॉर्टेंट स्टॉक ऑडिट का। स्टॉक ऑडिट में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि कितने से ऊपर में स्टॉक ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 5 करोड़ में एटलीस्ट वंस इन ईयर क्या होना चाहिए, आपका एक स्टॉक ऑडिट होना चाहिए। स्टॉक ऑडिट के लिए प्रॉपरली वैल्यूअर वगैरह जाएगा, आपके उससे नहीं चलेगा, ठीक है। उससे क्या फायदा होता है, उससे आपको एक तो रेगुलरिटी पता लग जाएगी, और कोई भी सुटेबल इनिशिएशन अगर आपको करना है तो आप जल्दी से कर पाएंगे, और जल्दी से उसका इलाज आपके लिए हो जाएगा, यानी कि अगर कुछ गड़बड़ निकली तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, द स्टॉक ऑडिट ऑफ ए बोरोवर अकाउंट इंजॉइंग फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अबव अ कट ऑफ लिमिट ऑफ 5, तो इसमें ध्यान रखना कि ये उसके स्टॉक पे बेस्ड नहीं, क्योंकि स्टॉक तो उसका हो सकता है 50 करोड़ का हो, आपके वहां अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा कोई भी 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा कोई भी एडवांसेस अवेल कर रखा है, तो उस कंडीशन में स्टॉक ऑडिट होना जरूरी है, ठीक है। फॉर द एडवांस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट, द गुड्स कवर्ड बाय द वेयर हाउस रिसीट आर इंस्पेक्टेड पीरियडिकल इंटरवल में होनी चाहिए। कहीं पे आपने रखा हुआ है तीसरे थर्ड पार्टी के बाद, तो आपको उसे क्या करना है, अपना वहां जाके इंस्पेक्शन जरूर कर लेना है। द बोरोवर शुड एंडोर्स द वेयर हाउस रिसीट अगेंस्ट द विच एडवांस, पूरा वो देखना चाहिए उसमें कि पूरा, और जो बोरोवर है उस जो रसीट है उसके पीछे लिखेगा कि भाई कि अगर मैं लोन नहीं देता हूं तो ये माल इसका है, ये सामान इसका है। गुड्स कवर्ड बाय द वेयर हाउस रिसीट शुड नॉट बी डेटोरेटिंग इन नेचर, कोई भी ऐसा सामान, ये कॉमन बातें हैं, और उस गुड्स की नेचर, क्वालिटी और ग्रेड ये सब आपको चेक करना है, वो बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा वेयर हाउस की रिसीट में मेंशन किया गया था। इट शुड बी एंश्योर्ड दैट अ स्टॉक हेल्ड बाय द वेयर हाउस अथॉरिटी आर फेवर्ड फॉर फुल कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। इसमें बोला हुआ है कि जो भी स्टॉक आपके वहां रखा हुआ है वो पूरी कॉस्ट और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वहाँ की, मान लिया किसी गोडाउन में भी रखा हो तो उस गोडाउन वाले ने उस पूरे गोडाउन का इंश्योरेंस करा रखा या नहीं करा, वो आपको पता होना चाहिए। अगली बात है, ये जो क्लास खत्म होगी तो कम से कम 10 पॉइंट आप ऐसे, पूरे 10 पॉइंट आप ऐसे सीखेंगे, खासकर से आखिरी पॉइंट पे। बहुत कम लोग लाइव हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग लाइव हैं वो जरूर सीख के जाएंगे, चाहे कोई और सीखे या ना सीखे। वैल्यूएशन में बोला है नॉर्मली जो है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो भी लेस होता है वो ट्रीट करते हैं। मार्जिन, जितना भी आपका स्टॉक है उसमें एक प्रॉपर मार्जिन, आपको एडिक्वेट मार्जिन रखना है, उसी के हिसाब से आपको ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करना है। और कई बार स्टॉक क्या होता है, अनपेड होता है, यानी उसका कुछ पैसा अभी दिया जाना है, तो ऐसे पोर्शन को आप अनपेड स्टॉक को रिमूव करके, जैसे सपोज कीजिए 10 लाख का स्टॉक है और उसने अभी 5 लाख रुपए देने हैं किसी के, तो यानी क्रेडिट पे लाया हुआ है, तो इस कंडीशन में आप उसे 5 लाख के स्टॉक के अकॉर्डिंग ही मार्जिन रख के लोन देंगे, ठीक है। रिकवरी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो
एक तो है हाइपोथिकेशन आपने कर रखा है या आपने प्लेज कर रखा है, ठीक है। तो अगर आपने हाइपोथिकेशन कर रखा है तो वहां पे क्या है, एम्पावरिंग द बैंक टू टेक पोजीशन ऑफ द हाइपोथिकेशन। देखो प्लेज वाले में तो पहले से है, लेकिन इस केस में हाइपोथिकेशन वाले में आपको बाद में। एंड सेल इट प्राइवेटली और इन ए पब्लिक ऑक्शन एंड टू अप्रोप्रिएट द सेल प्रोसीड्स टूवर्ड द लोन अकाउंट। और जब आप सेल करेंगे तो उसका पैसा आप लोन अकाउंट में डालेंगे। और ये एक्सरसाइज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन आप कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्ट्स हैव गिवन द डिफरेंट वर्ड, और इस मामले में क्या है, कई कोर्टों ने अलग अलग डिसीजन दिए हुए। जबकि सरफेसी की बात जहां आती है तो सरफेसी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि राइट टू द हाइपोथिकेटी बैंक टू टेक पोजेशन ऑफ गुड्स हाइपोथिकेटेड एंड सेल इट विदाउट कोर्ट्स इंटर। यहां पे आपको एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जो हाइपोथिकेशन है, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि हाइपोथिकेशन सरफेसी में, यानी कि कोई जो मूवेबल गुड्स हैं उस पर आप सरफेसी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कई लोग गलत देते हैं कि हाइपोथिकेटेड गुड्स यानी मूवेबल प्रॉपर्टी में भी सरफेसी एक्ट लागू होता है। ठीक हो गई। तो ये हमने बात करी इसकी बात। और अगर प्लेज की बात होती है तो प्लेज की बात में सरफेसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेक्शन 176 ऑफ जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें वो अपने पास की प्लेज गुड्स को सेल करने की ऑटोमेटिक परमिशन होती है। बस उसे एक रीजनेबल नोटिस प्लेजर को देना होता है, यानी जो गुड्स का ओनर है। प्लेजर माने गुड्स ओनर, अब वो चाहे बोरोवर हो चाहे उसका गारंटर हो। शशि मंटू, मेरी ये गारंटी है कि अगर आप ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको एग्जाम तक, क्योंकि एग्जाम अब 1 महीने में है, बुक खोलने की जरूरत नहीं। अब आप क्या करें, देखिए बहुत से बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। मैं ये कहता हूं आप पहले मेरी क्लास लीजिए, फिर उसमें दुनिया में जितने तरह के मॉक टेस्ट अवेलेबल है उनको ट्राई कीजिए। यहां कंटेंट 100% कवर करते हैं, पास होने की पूरी गारंटी। अब बात आती है 100% कवर करते हैं, तो एग्जैक्टली 100% तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा 70% करते हैं। अगर मैं 70% कवर कर रहा हूं तो उसमें आपके 50 मार्क्स प्लस आने गारंटीड हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने 30 या 35 क्वेश्चन सही कर दिए तो बाकी 65 में से 15 क्वेश्चन आपके कुछ ना कुछ सही हो जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत जो आपको एक्सपीरियंस है उसका भी इस्तेमाल आप उसमें करते हैं। ठीक है, चलो अब टाइटल ऑफ गुड्स कि कैसे ये माने कि इस गुड्स यानी सामान का मालिक ये है। तो उसमें बोला है सेल ऑफ गुड्स एंड एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसके सेक्शन 2(4) में बोला हुआ है कि टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट इश्यूड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए प्रूफ ऑफ पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल या कैश मेमो बोलते हैं। या कई बार एक आम आदमी जो एक मान लिया लकड़ी की कुर्सी बनाता है, वो भी एक लिख दे कि मैंने ये आपको इतने में बेच दिया, तो वो भी एक तरह का होगा। पोजीशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स ऑथराइजिंग और परपोर्टिंग टू ऑथराइज आइदर वे ऑफ इंडोर्समेंट और डिलीवरी, केवल डिलीवरी मात्र से भी। अब जैसे मान लिया आप गए आइसक्रीम खाई, आपने 10 रुपए दिए और आइसक्रीम ले ली, तो उसके भी बिल जरूरी नहीं है, वो आपको डिलीवरी हो गई, 10 रुपए उसने ले लिया, आपके पास आइसक्रीम है तो आप उसके मालिक हैं। ठीक है। द पोजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव द गुड्स देयर बाई रिप्रेजेंटेड, तो ये चीजें होती है टाइटल ऑफ गुड्स की बात। ये चीजें किसकी होती है, टाइटल ऑफ गुड्स की बात होती है। ठीक है, चलिए अगला है द इसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वर्ड, कि कोई भी टाइटल ऑफ गुड्स कैसे होगी, कब आप मानेंगे कि भाई टाइटल ऑफ गुड्स है, वो आपके उसके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपने टाइटल ऑफ गुड्स को इंश्योर करने के लिए करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पर बात करते हैं। पहला बोलता है द मेयर पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएट्स ए राइट बाई वर्च्यू ऑफ आइदर लॉ और ट्रेड और यूसेज टू प्रोसेस द गुड्स रिप्रेजेंटेड, यानी कई बार आपके पास गुड्स होती हैं
तो ये एक प्रूफ माना जाता है कि आप उसके मालिक हैं। क्या बोला? द मेयर पोजीशन, केवल उसको रखने मात्र से ही आप ये मान सकते। जैसे आपके घर में मान लिया 10 किलो चावल रखे हैं, तो इसके लिए कोई प्रूफ वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है, ये मान लिया जाएगा कि आप इसके मालिक हैं। और ऐसे ही है गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट। अब यहां तो बोला बिना डॉक्यूमेंट, केवल डॉक्यूमेंट आर ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट, और क्या हो सकता है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको आप क्या कर सकते हैं, बाय वे ऑफ इंडोर्समेंट और डिलीवरी के भी आप मालिक उसके हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। द ट्रांसफरी ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन ओन राइट। अब ट्रांसफरी यहां पे बैंक से मतलब है, ट्रांसफरी से मतलब कौन है? बैंक। ऑल्दो इट अपियर्स टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसा लगता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, इट अपियर्स टू बी, दे आर नॉट नेगोशिएबल। यानी जब इंडोर्समेंट से ही उसका ट्रांसफर हो जा रहा है तो हम ये नहीं मान लें कि भैया ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। केवल आप इससे ही ये नहीं मान सकते कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जब तो एक क्वेश्चन एक निकल के आया कि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है दैट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और क्यों नहीं है? सिंस द बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू कैन बी अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट्स ऑन द टाइटल ऑफ। कहने का मतलब है अगर जिसको आपने दिया, बोनाफाइड माने जिस जेन्युइन आदमी को आपने ट्रांसफर किया, यानी बैंक को जब ट्रांसफर किया, तो उससे क्या होता है कि कैन बी अफेक्टेड बाय डिफेक्ट्स ऑफ द, और अगर उस टाइटल में कुछ गड़बड़ निकली तो उसको भी लॉस होगा, यानी बैंक को भी लॉस होगा। भाई वो चीज वास्तव में उसकी थी ही नहीं, वो चीज उसकी वास्तव में थी ही नहीं। ठीक है, क्लियर होगी बात? जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया है वो प्लीज दबा लें। और आपको ये भी बता दें कि हम 2 चैनल पे क्लास क्यों लेते हैं। देखिए, जब इनिशियली ये चैनल स्टार्ट किया गया था, इसका पर्पस था केवल जेआईबी सीआईबी बैंकिंग में, लेकिन हमें कई सारे ऐसे इशू भी मिले, जनरल इशू जिस पे हम वीडियो बनाते हैं, तो हमने कमल बैंकिंग क्लासेस का एक प्योर चैनल बनाया, उसमें बैंकिंग के अलावा हम कुछ बात नहीं करते। तो क्योंकि ये जो आप लोग ने पुराने वाले जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको वहाँ शिफ्ट करने के लिए कुछ क्लासेस हम वहाँ लेते हैं, कुछ क्लासेस हम यहाँ लेते हैं, जिससे उनको भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो। तो इसलिए प्लीज़ इस चैनल को जो भी लोग हैं इस समय देख रहे हैं वो प्लीज़ बेल आइकन दबा के उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब एक टाइटल ऑफ गुड्स की बात करती है कि कौन इसका मालिक है या नहीं है। तो उसने बोला बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट। अब बिल ऑफ लीडिंग से मतलब है जो शिपमेंट में आप जब पानी के जहाज में सामान बेचते हैं तो बिल ऑफ लीडिंग मिलता है आपको। डॉक वारंट है ऐसे ही जब आप कोई भी चीज़ भेजते हैं तो वहाँ का जो स्टोरेज है वो डॉक वारंट बोलते हैं उसे। और वेयर हाउस कीपर की सर्टिफिकेट है, रेलवे की रिसीट है, डिलीवरी ऑर्डर है। यानी ट्रांसपोर्टेशन में भी जो कुरियर टाइप के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें भी ये चीज़ है बिल्कुल। तो उसमें भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो क्लियर है। ठीक है, क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्वासी नेगोशिएबल बिल्कुल ठीक है, माही ने सही आंसर दिया। क्वासी मतलब कि आधा नेगोशिएबल है। क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आप लोग एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल आप लोग दीजिए। शशि सेकंड की लगातार क्लास चल रही है, हर छुट्टी में क्लास लेते हैं हम सेकंड का कोर्स। और आपको ये बता दूं कल से मैं सुबह शाम डेली क्लास ले रहा हूं। कल से मैं सुबह शाम, आप समझ लीजिए कि आप नहीं पढ़ सकते अकेले तो मेरे साथ पढ़ लीजिए, आपका गारंटी है जेआईबी मैं निकलवा दूंगा। वो क्लास जो होगा वो ड्यूरिंग द लाइव सेशन ही लाइव रहेगा, जैसे और चैनल में भी होता है, क्योंकि आप लोगों को कंपल्सिव करना है कि आप आएँ और पढ़ें। ठीक है, अगर आप घर में अकेले नहीं पढ़ सकते तो आप ये हमारा वीडियो चला के छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से पूछा, अगर आप लोग आंसर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो मैं आपको बता दूं, आपकी एफडीआर क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आती है। आपकी एफडीआर क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आती है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, किसी ने आंसर नहीं दिया, आप बताइए, आप बैठे हुए क्लास में
ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है सेंटर। अखिलेश कुमार जी, अखिलेश कुमार पाल जी, इसके लिए मैं आपकी क्या मदद करूं? आप थोड़ा सा वहां से टाई अप करिए कि IIBF से क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को हमें ख़त्म भी करना है आज की क्लास में, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 3 पेज और हैं अभी हमारे पास, और बिना इसको टॉपिक को कवर करे आप लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए टॉपिक थोड़ा लंबा लग रहा है, देखते हैं कितना कवर होता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए आपको 15 मिनट का रेस्ट भी देना है हमने। चलो, तो अब मेरिट की बात करें तो मेयर प्लेज करने से क्या होता है, वो एक गुड सिक्योरिटी की तरह आ जाती है। मेयर प्लेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, गुड्स आर प्लेज्ड एंड सर्व एज ए गुड सिक्योरिटी, ठीक है। द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन ट्रांसफर द गुड्स ऑफ इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो अब यहाँ दो बात आई, इंडोर्समेंट से या डिलीवरी से ही वो अपना पोजीशन उसको ट्रांसफर कर सकता है। द ट्रांसफरी देयर आफ्टर इज एंटाइटल्ड टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स इन हिज ओन राइट, और उसके पास चली आती है, ठीक है। डी मेरिट की बात करें तो डी मेरिट में इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डी मेरिट में। पहली बात तो है कि वो बंदा आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकता है, यानी जिसकी है वो वास्तव में उसकी ना हो, और वो तो क्या है कि डज नॉट सर्टिफाइड और गारंटी द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द बैक पैकेज। कौन? जो वेयर हाउस कीपर है वो कभी भी ये नहीं कहता कि इसके अंदर जो माल रखा हुआ बहुत अच्छा है, सिर्फ ये कहता है ये रखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह से LC में डीलिंग होती है, द बैंकर विल हैव नो रेमेडी अगेंस्ट द कैरियर ऑफ वेयर हाउस कीपर इफ दे टर्न आउट ऑफ द टू बी वर्न, मतलब कोई भी उसका जो है, कोई भी वेयर हाउस या जो कैरियर है या कुरियर वाला है, उसके पास उसका कोई भी इलाज नहीं होता है, ठीक है। फोर्ज, अब डॉक्यूमेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, फोर्ज हो सकते हैं या अल्टर्ड, यानी बदलाव किया हुआ डॉक्यूमेंट आपके पास कैसे हो सकते हैं, फोर्ज, या जिसमें आपने कोई मैनिपुलेशन करी है, ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो एक बात तो आई, नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होने की वजह से जो है उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का काम नहीं करता है। तो क्या है कि नॉट नेगोशिएबल, द ट्रांसफरी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स विल गेट अ बेटर टाइटल देन द डेट ऑफ ट्रांसफरर। तो ट्रांसफरर से मतलब ये है कि मालिक, देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसके बेटर टाइटल मिल जाता है, लेकिन इस केस में गुड्स के मालिक उसमें अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, इसलिए क्या है हमेशा जो मालिक होता है उसका बड़ा अधिकार रहता है, ठीक है। Therefore, if a person who placed the document has a defective title, the banker will not acquire the better title. तो कहने का मतलब जैसा कागज उसे मिला है, जैसा वास्तविक कागज है वो, अगर उसमें वास्तविकता मालिक नहीं है तो वो दोनों के लिए मालिक नहीं होगा। अनपेड वेंडर्स राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अनपेड वेंडर राइट ऑफ स्टॉप। अब देखो किसी, अगर आपने कोई सामान 2 लाख रुपए का खरीदा, अभी 1 ही लाख पेमेंट दिया हुआ है, तो जो 1 लाख का पेमेंट है, जो 1 लाख का पेमेंट है, वो 1 लाख का पेमेंट की वजह से उस सामान को रास्ते में रोक सकता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी बैंकर उसको कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रिकॉशन टू द बैंकर, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द बैंकर। अब कुछ प्रिकॉशंस है इस मामले में, वो क्या क्या करनी है। तो पहला तो बोला उसने क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, ठीक है, और कहाँ से वो, उसका ओरिजिन कहाँ है, अभी कहाँ से आए सब पता होना चाहिए, ठीक है। और जो बिल ऑफ लीडिंग होता है, दे आर प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट एज सच एज द कॉपीज मस्ट बी ऑब्टेन बाय द बैंकर। तो ट्रिप्लीकेट में बनते हैं और ऑल कॉपी उसको ऑब्टेन करनी है, 2 ही नहीं, कभी कभी होता ओरिजिनल लेके खुश हो गए आप, 3 कॉपी में बनती हैं, तो तीनों कॉपी उसको लेनी है। द बैंकर शुड एंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट्स डू नॉट कंटेन एनी ओनरस क्लॉज और प्रेजुडिकेशन रिमार्क अबाउट द कंडीशन ऑफ गुड्स और रिसीव्ड, यानी उसमें कोई ऐसा कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए जिससे आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। बैंकर शुड ऑल इंश्योर दैट द गुड्स आर एडिक्वेटली कवर्ड बाय द
इंश्योरेंस फॉर देयर फुल वैल्यू ऑफ रिस्क थेफ्ट। तो उसमें जो इंश्योरेंस होना चाहिए थेफ्ट, फायर, डैमेज इन ट्रांजिट सभी चीज़ों का होना चाहिए। और अगर सी से शिफ्ट करी जाती हैं तो उसमें जो मरीन रिस्क है, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो मरीन इंश्योरेंस एक अलग से क्लॉज में कवर होता है। चलिए अब बात आती है ट्रस्ट रिसीट की। किसकी बात आती है? ट्रस्ट रिसीट। इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है ट्रस्ट रिसीट होती क्या है। अगर मैं कॉमन सी बात करूं, यहां हम समझाते हैं ट्रस्ट रिसीट क्या होता है। ट्रस्ट रिसीट इसको समझ लीजिएगा, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। ट्रस्ट रिसीट क्या होता है? एक बैंक है, बैंक ने लोन दिया, और लोन दिया सपोज कीजिए गोल्ड के अगेंस्ट, ठीक है। और वो गोल्ड जो है बहुत प्रीशियस गोल्ड है, ठीक। लोन दिया 5 लाख का, और लोन विदाउट डिपॉजिट ये जो गोल्ड है ये बोरोवर को देता है, और बोरोवर इसको सेल करता है। जो सेल से पैसा आता है वो पैसे को ये बैंक में जमा करता है, ठीक है। अब अभी बिना लोन क्लोज करे, उसने लोन अभी क्लोज नहीं है, लोन नॉट क्लोज्ड है, लोन क्लोज नहीं है, और लोन क्लोज नहीं है, और उसके बावजूद उसने वो बोरोवर को बोल दिए, कहा कि भाई सेल करो, सेल करने के बाद पैसा देना। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बोरोवर है बैंक को एक ट्रस्ट रिसीट देता है। क्या देता है? ट्रस्ट रिसीट, यानी लिखता है कि भैया जो भी ये मैं इसका पेमेंट आएगा, मैं इसका पेमेंट आपको ही दूंगा। तो क्योंकि गोल्ड तो जा चुका बोरोवर के हाथ में, अब बैंक के पास क्या सिक्योरिटी है? बैंक के पास एक ट्रस्ट रिसीट एक सिक्योरिटी है जो एज ए सिक्योरिटी काम करती है, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी काम करती है। कितने लोगों को समझ में आ गया कि ट्रस्ट रिसीट क्या होती है? चलो अब देखते हैं थियोरेटिकली क्या लिखा हुआ है। तो उसमें बोलता है विदाउट बोरोवर विदाउट पेमेंट बैंक से उन डॉक्यूमेंट को रिलीज कराता है, देन ए लेटर ऑफ ट्रस्ट शुड बी टेकन। सो ऑल्सो इन द केस ऑफ गुड्स हाइपोथिकेटेड फॉर द बैंक, यानी कोई चीज आपके कब्जे में है और आप उसे सेल कर रहे हैं, तो आपसे एक ट्रस्ट रिसीट ली जाएगी, भैया इसको सेल करके इसका सारा पैसा हमको ही देना, ठीक है। द बोरोवर ऑन द सेल ऑफ गुड्स हैज टू होल्ड प्रोसीड्स इन ट्रस्ट ऑफ द बैंकर। तो वो जो ट्रस्ट बैंकर के फेवर में, तो ट्रस्ट जो रिसीट होती है उसके रीजन क्या है कि जो सेल ऑफ गुड्स है वो जब उसकी सेल होगी उस गुड्स का, तो उसका पैसा उसको मिल जाए, मतलब हैज टू होल्ड प्रोसीड्स इन द ट्रस्ट फॉर द बैंकर। जो सेल कर रहा है उसका जो पैसा आ रहा है वो बैंकर का है, ये मानते हुए, ठीक है। द गुड्स आर टेकन अंडर सच ट्रस्ट रिसीट्स of the sale proceeds thereof not available to the official receiver in case of the borrower become insolvent। अब देखिएगा कई बार क्या होता है, the goods taken under such trust receipt or the sale proceeds thereof are not available to the official receiver in case of the borrower becomes। कई बार borrower क्या होता है, insolvent हो जाता है। तो insolvent की केस में इंसॉल्वेंट होगा तो उसका जो भी चीजें असेट संपत्ति है वो किसी ऑफिशियल रिसीव को कोर्ट ने दे दिया कि भाई ये संभालेगा, तो वो उसको ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ट्रस्ट रिसीट ले ली जाती है। क्या क्या क्लॉज होने चाहिए उसमें? पहला क्लॉज है कि बोरोवर्स रिकॉग्निशन ऑफ बैंक्स राइट इन द गुड्स एज ए सिक्योरिटी एंड इन केस ऑफ सेल द प्रोसीड्स देयर ऑफ। क्या बोलता है उसमें? ये चीजें होनी चाहिए कि भैया जब भी उसका प्रोसीड्स का मतलब जो उससे पैसा आएगा उसको मिलेगा। द बोरोवर्स अंडरटेकिंग टू होल्ड द गुड्स और द सेल प्रोसीड देयर ऑफ इन द ट्रस्ट। वो क्या है कि वो जो सामान और जो सेल प्रोसीड्स रख रहा है वो एक तरह से ट्रस्ट के रूप में रख रहा है। थर्ड क्या है, वो उसकी प्रॉपर स्टोरेज करेगा और उसकी इंश्योरेंस अपनी कॉस्ट में कराएगा। बोरोवर एक अंडरटेकिंग देता है डायरेक्ट टू द बायर टू पे, और जिसको सेल करेगा वो कहेगा कि बैंकर ने लिखा हुआ है कि जिसको भी सेल करेगा उसका पैसा डायरेक्ट बैंक में देगा, ठीक है।
बोरोवर्स अंडरटेकिंग टू रिटर्न अनसोल्ड गुड्स ऑन बैंकर्स रिक्वेस्ट और डिस्पोज ऑफ द सेम एज डायरेक्टेड बाय द, जैसा भी बैंक ने कहा हुआ उस तरह से उसका पेमेंट देगा। ठीक है, जैसा भी बैंक ने कहा है उसका पेमेंट उसी तरह देगा। ठीक है, तो ये बात हमारी हुई ट्रस्ट डीड की। ठीक है, अच्छा, अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है इंश्योरेंस पॉलिसी का। इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में कि भैया कि इसके अगेंस्ट जो होता है चार्ज कौन सा होता है, असाइनमेंट होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको, और ये जो है एज ए प्राइमरी और एज ए कोलेटरल दोनों के फॉर्म में ली जा सकती है। ठीक है, तो बोला कभी भी किसी को एडवांस करेंगे तो कौन सी पॉलिसी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या है, सबसे पहले है पॉलिसी जिंदा रहनी चाहिए, मस्ट बी इन फोर्स, और सारी प्रीमियम अप टू डेट पेमेंट होनी चाहिए, और सबसे लेटेस्ट वाली प्रीमियम रिसीट आप उससे ले लेंगे। पॉलिसी ओरिजिनल, स्टैम्प्ड और इश्यूइंग अथॉरिटी की साइंड आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब वो पेमेंट मिलता है तो पॉलिसी लेते हो। और सब तरह के रेस्ट्रिक्शंस और वनरस क्लॉज में कोई भी ऐसा नेगेटिव क्लॉज उसमें नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को हैव एडमिटेड टू द एज ऑफ द एश्योर्ड। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, आपको वो रखनी है। अगला पॉइंट है जनरली द फॉलोइंग लाइफ पॉलिसी आर नॉट, कौन कौन सी, चिल्ड्रन वाली पॉलिसी नहीं रखनी है, और किसी कोई ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की कोई स्टेट ड्यूटी का मतलब गवर्नमेंट की कोई पेमेंट देने के लिए किसी ने इंश्योरेंस करा रखा तो उसको नहीं रखना, क्योंकि उसका पर्पज अलग है बिल्कुल। और चिल्ड्रन की डेफर्ड पॉलिसी है वो नहीं लेनी चाहिए। पॉलिसी विद नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, तो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में क्या होगा, जब आप उसकी किसी बोरोवर की डेथ होगी तो सारा पैसा उस वाइफ का होगा, आपका उसमें कोई भी राइट नहीं होगा। ठीक है, बैंक लेंड अगेंस्ट द लाइफ पॉलिसीज बेस्ड ऑन द सरेंडर वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोन जो होता है वो सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट होता है। आमतौर पर 95% तक सरेंडर वैल्यू का 95% तक लोन सैंक्शन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको जानना है तो जो हमारा इंश्योरेंस वाला लेक्चर है वो देख सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट, मैंने बोला चार्ज क्या असाइनमेंट होता है, तो इसके लिए क्या था कि या तो पॉलिसी में असाइनमेंट होगा या सेपरेट स्टैम्प पेपर पे होगा, क्योंकि अगर आप सेपरेट पेपर लेंगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी, अगर आप पॉलिसी पे इंडोर्समेंट करेंगे तो नहीं लगानी पड़ेगी। और किसी पर्सन से विटनेस होना चाहिए। नॉमिनी अंडर द पॉलिसी नीड नॉट टू ज्वाइन इन असाइनिंग। अब देखो, एज नॉमिनेशन अंडर पॉलिसी ऑटोमेटिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस का लोन होता है, उस लोन को जब हम बंद करते हैं तो हम बोरोवर को बोलते हैं इसका दोबारा से नॉमिनेशन करा लेना। इसका रीजन क्या है कि जैसे ही असाइनमेंट होता है तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। रीजन समझिए, असाइनमेंट का मतलब है कि मेरे बाद इसका जो पैसा मिलेगा वो उसको मिलेगा, और नॉमिनेशन का मतलब है मेरे बाद जो पैसा मिलेगा वो उसको मिलेगा। अब दो चीजें एक ही तरह के एक्शन में आ गई यहां पे। तो नॉमिनेशन के केस में क्या होता है, असाइनमेंट के केस में नॉमिनेशन को सुपरसीड कर जाता है, तो जो भी नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो गए। आप जब भी लोन जमा करेंगे उसका तो उसे बोलेंगे भैया कि पहले आप क्या करो कि इस लोन को बंद कर दो। वो लोन को बंद करने के बाद सबसे पहले जैसे ही लोन बंद करोगे तो नॉमिनेशन दोबारा कराना, ये मत सोचना मैंने पहले करा रखा था। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है इन द इवेंट ऑफ असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी। द असाइनमेंट शैल नॉट बी ऑपरेटिव एज अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी अंटिल द नोटिस इन राइटिंग, और ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, बोला असाइनमेंट तब तक ऑपरेटिव नहीं होगा जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को जब तक असाइनमेंट का नोटिस ना जाए। In case of the death of the assured, the assignee becomes entitled to receive the policy amount. When the advance is repaid, the policy has to be reassigned in the favor of the policy holder. तो यहाँ बोल रहा है कि जो भी पॉलिसी का अमाउंट है, अगर उसकी एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो एडवांस अगर पूरा पेमेंट है तो उसको रीअसाइन कर देते हैं पॉलिसी होल्डर में, और यानी पॉलिसी होल्डर की तरह काम करती है फिर, तो उसके जो वाइफ वगैरह होते हैं वो करता है। ठीक है, चलिए, तो आज नेक्स्ट क्लास भी होनी है थोड़ी बहुत देर बाद, तो आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूँ, और इस टॉपिक को हम शाम को कवर करेंगे
मैं जो है नोटिफिकेशन पे आप बिल्कुल रहें। नोटिफिकेशन पे आप नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप पूरे नोटिफिकेशन, हम कोशिश भी करते हैं बहुत से लोगों को भेजने की, कुछ लोगों को मिल पाता है, व्हाट्सएप भी हमारे सारे मैसेज नहीं भेज पा रहा है, तो 17,000 लोगों को भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं भेज पा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप फीडबैक दे दीजिएगा, और लाइक डिसलाइक जिसको जो सा करना वैसा कर दीजिएगा। और बाकी जो है जैसे आज आपके पास काफ़ी दिन है, आज आपको 8-9 घंटा पढ़ना चाहिए। आप हमारे साथ पढ़े या किसी भी चैनल के साथ पढ़े, लेकिन पढ़ें। लेकिन जिस चैप्टर को हम मेरे साथ आप कर लेते हैं तो उसके आप एमसीक्यू कहीं पर भी हो रहे हैं करें जरूर। ठीक है, और जितने चैनल ये एमसीक्यू करा रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसमें ऑनलाइन ना बैठें। आप कब बैठें? जब वो पूरा लेक्चर हो जाता है उसके बाद देखें, क्योंकि आप उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। स्पीड फटाफट करके देखें, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो आपका जो 1 घंटा नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है पेड कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए ऑफर एक्टिव है, ऑफर एक्सटेंड हो गया था 31 वाला, तो उस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। 11 बजे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मैडम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। फीडबैक आप जरूर देते जाइएगा क्लास में, आप लोग फीडबैक